हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो नाम में ही दिया गया है डेफिनेट सक्सेस, मतलब जिसने ज्वाइन करी ये पाठशाला उसके लाइफ में डेफिनेट सक्सेस होना तय है। धीरे धीरे ही करके सही, मगर एक एक मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो टारगेट पॉइंट है वो है 80 आउट ऑफ 80। तो हमें जिस भी हम टारगेट पे हैं, अभी जिस भी अचीवमेंट कर चुके हैं मार्क्स का, उससे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो क्लास 10th के जितने भी मेरे धुरंधर दोस्त हैं आ जाइए, और यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके जो भी टेस्ट होने वाले हैं उन सब के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है सामने आपके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह रहती है कि जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो दिमाग में और भी सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन आना चाहिए, सबऑर्डिनेट क्वेश्चंस आना चाहिए, तभी जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बन जाता है। जैसा कि यहां पे कहा गया कि द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स, पंचायती राज में इस सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ये हम लोगों को दोस्तों यहां पे बताना है भाई। ठीक है भाई, बोलता है द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है ना भाई। चलिए, तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो विलेज लेवल से हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है सर। तो विलेज लेवल पे हम लोगों ने बना ली ग्राम पंचायत, इसके ऊपर चले गए सर हम लोग यहां पे, इसके ऊपर हम लोगों ने बना लिया ब्लॉक लेवल पे ग्राम सभा, और इसके ऊपर जब हम लोग गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने बना लिया जिला परिषद। ठीक है भाई। चलिए, कहानी यहां तक की क्लियर हो गई, हाँ या ना। चलिए, तो ये विलेज हो गया हमारा, दूसरा ब्लॉक हो गया, और तीसरा जो है यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। अब ये सब स्टार्ट होता है दोस्तों 1992 के डिसेंट्रलाइजेशन के बाद। इस डिसेंट्रलाइजेशन में अमेंडमेंट होते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें रूरल एरियाज में बनाए जाते हैं पंचायत, और यहां पे अर्बन एरिया में बनाया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है भाई। चलिए, कहानी यहां तक के क्लियर हो गई। तो सर, द सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इन्वॉल्व्स, ठीक है भाई, पंचायती राज इन्वॉल्व कहां से होता है, और इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टार्ट होता है दोस्तों राजस्थान से, राजस्थान के नागौर से। ठीक है भाई। चलिए, और जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि गांव के विकास की बात हमेशा किसने करी है, गांधी जी ने करी है। ठीक है भाई। तो इसकी स्टार्टिंग भी हुई होगी दोस्तों यहां पे 2 अक्टूबर को। ठीक है भाई। चलिए, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। तो यहां पे बोला गया कि सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में दोस्तों ये पूरा का पूरा डेटा आपको काम आने वाला है। ठीक है भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोगों के सामने आ चुका है स्क्रीन पे। क्या कहता है, द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। चलिए भाई, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंटर एंड अ स्टेट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी तरीके का कोई भी यहां पे क्लैश हो जाता है ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, अगर कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में क्लैश होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, तो क्या द स्टेट लॉ प्रिवेल्स, क्या स्टेट गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल्स होंगे, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल्स होंगे, बोथ द लॉज प्रिवेल विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, या द सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन टू डिसाइड। तो आपको यह याद रखना है, कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर यहां पे रूल्स को बनाने का काम करेंगे। इसमें शुरुआत में 47 सब्जेक्ट्स आते थे, और इन केस
केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट ओनली द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है वही यहां पे प्रिवेल होंगे या एग्जीक्यूशन में आएंगे। ठीक है भाई, चलिए कहानी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से आपको, तो यहां पे सेकंड का बी। ठीक है भाई, चलिए आंसर हमें क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे थर्ड पे हम लोग आते हैं, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अब यहां पे हम लोगों ने बात करी थी स्टेट लिस्ट, वो लिस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ के सिस्टम के हिसाब से चलेगी। स्टेट गवर्नमेंट एक अपने वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो भी लॉ की जरूरत पड़ती है वो सब यहाँ पे करता है। उसमें पुलिस भी आ सकती है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एग्रीकल्चर आ सकता है, यहाँ पे ट्रेड भी आ सकता है। तो इसमें से कौन सी चीज जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी? क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगी, नेशनल डिफेंस नहीं आएगा, एजुकेशन नहीं आएगा, एग्रीकल्चर नहीं आएगा? सर लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जो है ये कहीं ना कहीं अलग अलग लिस्ट के पार्ट है। जैसे एजुकेशन की हम लोग बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, और नेशनल डिफेंस जो है वो यहाँ यूनियन लिस्ट का पार्ट है, याद रहेगा। तो चलिए, तो इसमें से कौन सा नहीं आएगा? तो सर नेशनल डिफेंस जो है इसका पार्ट नहीं है जो कि स्टेट लिस्ट में आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? नेशनल डिफेंस। वो सारी चीजें जो कंट्री के लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी ही चीजें हमेशा यूनियन लिस्ट में आती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द। एक फेडरल सिस्टम में जहां पे स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे उसके पास पावर दी गई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, किसमें इंक्लूड करा जाएगा, कौन सी लिस्ट में इसको इंक्लूड किया जाएगा? क्या वो यूनियन लिस्ट होगी, क्या वो स्टेट लिस्ट होगी, क्या वो कॉन्करेंट लिस्ट होगी, क्या वो यहाँ पे रेसिडेंट लिस्ट होगी? तो याद रखिएगा आप, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लॉज एंड ऑर्डर्स है ये सारे के सारे जो है वो स्टेट लिस्ट में ही यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? स्टेट लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं, बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन देयर 3 लिस्ट। तो सेंटर और स्टेट की पावर को 3 अलग अलग लिस्टों में यहाँ पे बांटा जाता है। डिवाइड पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द 2 लिस्ट, ये सिर्फ 2 लिस्ट में बांटा जाता है। लिस्टेड द पावर्स ऑफ द स्टेट्स एंड लेफ्ट द अनआइडेंटिफाइड पावर टू द स्टेट। यहाँ पे कुछ पावर्स को बांट दिया गया है स्टेट्स की, बाकी सारी पावर्स को यहाँ पे नहीं बताया जाता है। स्पेसिफाइड द पावर्स ऑफ द स्टेट्स एंड लेफ्ट द रेसिडुअरी पावर्स विद इन द सेंटर। तो यहाँ पे पावर जो है स्टेट्स की कहीं पे रखी गई और बाकी जो है वो सारा का सारा रेसिडुअरी पावर्स में बांट दिया गया। तो आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे भारत का संविधान जो है पावर्स को यहाँ पे 3 अलग अलग लिस्ट में बांटता है, 3 लिस्टों में यहाँ पे बांटने का काम करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की पावर को यहाँ पे 3 लिस्टों में बांटा गया। जब से सबसे पहली लिस्ट है उसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे मैं चाहूं तो ले सकता हूं डिफेंस, मैं ले सकता हूं दोस्तों यहां पे बैंकिंग, और तीसरा मैं ले सकता हूं यहां पे कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, चलिए नंबर 2 अगर मैं लिस्ट की बात करता हूं तो वो होती है स्टेट लिस्ट। चलिए अब अगर बात करें यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं दोस्तों, तो यहां पे 97 सब्जेक्ट्स आते थे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट जो है वो बना हुआ है 66 सब्जेक्ट से। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें क्या क्या आ सकता है सर? तो इसमें आ सकता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पुलिस ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, और यहां पे ट्रेड ले लीजिए। ठीक है भाई, चलिए नंबर 3 लिस्ट को हम लोग बोलते हैं यहां पे कॉन्करेंट लिस्ट। इस कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट डाले गए थे दोस्तों यहां पे 47 सब्जेक्ट। ठीक है भाई, चलिए अब साथ ही हम लोग यहां पे बात करते हैं 47 सब्जेक्ट्स के अलावा इसमें क्या क्या आ सकता है सर? तो इसमें आ सकता है एजुकेशन, इसमें आ सकता है सर फॉरेस्ट, और यहां पे आता है मैरिज। ठीक है भाई, कहानी यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सेंटर और स्टेट्स के पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड करता है, और ये तीनों लिस्ट जो है ये हम लोगों ने यहां पे अभी डिस्कस करी।
एनीबडी हैव डाउट? किसी को डाउट लग रहा है क्या? कुछ भी कोई डाउट लगेगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा जो भी बच जाएगा उसको यहां पे डाला गया रेसिड्यूरी लिस्ट में, बट इस रेसिड्यूरी में याद रखना है लिस्ट में कि ये सारा का सारा होल्ड जो है वो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट करता है। रिपीट, यहाँ पे जो होल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट करता है। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहाँ तक के क्लियर हो गई, तो आंसर भी हमारा क्लियर हो गया है सर। आंसर जो है वो यहाँ पे है डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द 3 लिस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। Which of the following government has 2 or more levels? ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसकी यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होती है? ठीक है भाई, चलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट दी गई है पहले उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों ने सबसे पहली बार देखी कहाँ पे दोस्तों? वो देखी यहाँ पे बेल्जियम में। और इस बेल्जियम में यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो 1970 से लेकर 1993 तक के यहाँ पे 4 टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब इस यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट जो दी गई है इसमें यहाँ पे जो डच है, जो फ्रेंच है और जो जर्मन है वो अपने हिसाब से अपनी कम्युनिटी के लिए कल्चरल या तो लैंग्वेज या तो एजुकेशन के लिए यहां पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो पहली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों ने समझी यहां पे दोस्तों कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी समझी दोस्तों? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट की अगर बात करें हम लोग तो इंडिया में 1990s के बाद से कोएलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम यहां पे स्टार्ट होता है। जब यहां पे क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं दिखती, मेजॉरिटी ना दिखने के कारण यहां पे अलायंस बन जाते हैं, मतलब अलग अलग पार्टीज मिलके यहां पे एक पार्टी में मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे एनडीए जो बनती है वो 1998 में बनती है। इसको 3 लोग मिलके बनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एंड प्रमोद महाजन। और ये एक्टिवली रोल प्ले करना चालू कर देते हैं लगभग 2004 से। ठीक है भाई, चलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे आज गवर्नमेंट की बात करें तो 2024 में एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, मगर इस एनडीए की गवर्नमेंट में यहाँ पे एनडीए का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो गवर्नमेंट बनी है यहां पे 3 अलग अलग गवर्नमेंट मिलकर बनी है, बीजेपी प्लस आरजेडी प्लस तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी। ये सब मिलके यहां पे ये 230 सीट्स जीतती है और बाकी सीट्स का सपोर्ट जो है आरजेडी और टीडीपी करती है। टोटल मिला के यहाँ पे 293 सीट्स हो जाती है इनके। ठीक है भाई, चलिए मतलब टोटल मिला के यहाँ पे 63 सीट्स का सपोर्ट जो है वो टीडीपी और ये यहाँ पे करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जीतना है, टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 543, तो 543 सीट्स में से जीतने के लिए हमें मेजॉरिटी चाहिए अगर एनडीए को गवर्नमेंट बनाना है तो। ठीक है भाई, चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की, तो फेडरल गवर्नमेंट का सीधा मतलब होता है डिविजन ऑफ पावर। और पावर कहां डिवाइडेड होगी? तो सर यहां पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये पावर जो है वो दोस्तों यहां पे डिवाइड होगी। ठीक है भाई, चलिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो यहां पे आ जाता है दोस्तों बेल्जियम, इसमें आ जाता है स्पेन, इसमें आ जाता है दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है भाई, और इंडिया भी आ जाता है दोस्तों। अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग बात करते हैं तो जहां पे सारी पावर जो है सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अगर यहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है भी या किसी तरीके से कोई स्टेट गवर्नमेंट है
या कोई सब यूनिट बना हुआ है तो भी इनके हाथ में पावर नहीं होगी, सारी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होगी दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। ठीक है भाई, और ऐसी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है देखने को मिलती है हम लोग को यहाँ पे श्रीलंका में, ग्रेट ब्रिटेन में। चलिए भाई, तो कहानी यहां पे आपको पूरी क्लियर हो गई है। और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की हम लोगों ने बात करी, जहां पे दो या दो से ज्यादा टाइप की गवर्नमेंट होगी उसको हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे यहां पे दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट। क्या कहेंगे दोस्तों यहां पे, फेडरल गवर्नमेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरा आपको लिखने में कहीं ना कहीं काम आएगा दोस्तों। फेडरलिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां तक के हमें आंसर भी क्लियर हो गया। सर आंसर जो है वो क्या होगा यहाँ पे, फेडरल, क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। Which of the following countries is an example of the coming together federation? ठीक है भाई, तो चलिए, मैंने कहा था आपको कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर दो तरीके से देखा जाता है। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कमिंग टुगेदर, और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर। ठीक है भाई, चलिए आप ध्यान से समझिएगा। तो कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है, स्टेट अपनी खुद की आइडेंटिटी रखता है। तो स्टेट की दोस्तों क्या होगी, खुद की कोई आइडेंटिटी होगी। ठीक है, और ये सारे स्टेट्स मिलके क्या करेंगे, एक कंट्री को बनाने का काम करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, अब ऐसा रूल को फॉलो करने वाली कौन कौन सी कंट्री है सर, तो उसको मैं याद करवाता हूं बच्चों को, वो करवाता हूं मैं यूएसए से। ठीक है, तो यहाँ पे कमिंग टुगेदर जो गवर्नमेंट है वो यूएसए है। कैसे है यूएसए सर, हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला यू का मतलब तो यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा जो हो गया एस का मतलब होता है यहाँ पे स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ए फॉर हो जाता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, कहानी यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो यहां बोल रहा है कि कौन सा एग्जांपल है इसमें कमिंग टुगेदर का। ठीक है भाई, चलिए अब अगर हम लोग बात करें यहां पे होल्डिंग टुगेदर की, इस होल्डिंग टुगेदर में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि यहाँ पे सेंटर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उन सब को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ चलता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेल्जियम में, जैसा कि हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडिया में, और हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पेन में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर होती है। तो यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, यूएसए दिया गया, इंडिया दिया गया, स्पेन दिया गया, बेल्जियम दिया गया। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जो है मैंने आपको अभी बताया कि होल्डिंग टुगेदर में आते हैं। तो यहाँ पे अगर कमिंग टुगेदर की बात करें तो कौन सी कंट्री आ जाएगी, यूएसए। और इसके अलावा क्या हो सकता था सर, तो वो हो सकता था स्विट्जरलैंड, या तो क्या हो सकता था सर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता था। तो आंसर के साथ सब्सिडरी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों यहाँ पे ही क्लियर करवाए जाएंगे, बाकी की जगह नहीं करवाए जाएंगे। इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं इसी के साथ। तो अब भैया आंसर की बारी आ गई, क्या होना चाहिए आंसर, तो भैया यूएसए हमारा सही आंसर है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Here are 3 reactions to the language policy followed in India. लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड यहां पे बात करी गई है। Which of the following holds ट्रू इन केस ऑफ इंडिया, क्या यहां पे सही कहा गया है इंडिया के केस में। द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी, तो एकोमोडेशन की जो पॉलिसीज है कहीं ना कहीं कंट्री को वो यूनाइट करने में हेल्प करती है। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड जब स्टेट्स बनाए गए तो सभी लोगों को अपनी लैंग्वेज की प्रायोरिटी समझ में आने लग गई। द लैंग्वेज पॉलिसी हैज ओनली हेल्प्ड टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है कंसोलिडेट करने में डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश को, ठीक है, और अदर लैंग्वेजेस। तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कही गई है कि अगर पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनल यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथेंड होती है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। हम लोगों को कंसीडर करना है प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म का। ठीक है भाई, इन इंडिया आइडेंटिफाई दोज विच होल्ड
ट्रू फॉर डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992। क्या सही है डिसेंट्रलाइजेशन का 1992 के बाद? लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर गवर्नमेंट या देयर ओन, तो लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल गलत बात कही गई है, और लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर तो मिलेगी ही मिलेगी। इट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, बिल्कुल सही कहा गया है। 1992 के बाद कहा गया कि कम से कम यहाँ 5 सालों में इलेक्शन होना जरूरी है, 2 से 3 बार जो है साल भर में मीटिंग होना जरूरी है, जो कि रिलेटेड होगी यहाँ पे किससे? बजट से। ठीक है भाई। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर जो है यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज से। ठीक है भाई। चलिए, और लास्ट देता है यहाँ पे नो सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल गलत बात कही गई है। वुमेन्स के लिए यहाँ 1/3 रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोविजन यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट बी है वो सही दिया गया है, स्टेटमेंट सी जो है दोस्तों यहाँ पे 100% सही दिया गया है। इस तरीके से आंसर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? आंसर बी और सी जो है दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है। ए जहां दिया है वो गलत है, और डी भी जहां दिया है वो दोस्तों यहाँ पे गलत है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे बी और सी। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। बोलता है इन अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अभी मैंने कहा कि हाथ थाम के चलना है। क्या करना है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेते हुए चलेगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अकेला अपने को नहीं फील करेगी। ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। ठीक है भाई। चलिए, A large country divides its power between constituent states and a national government, तो यहाँ पे large country जो है उसकी पावर्स को डिवाइड किया जाता है constituent states and the national government के बीच में, पहली बात। दूसरा, the central government tends to be more powerful vis-a-vis the state, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी उतना ही पावरफुल बनाती जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। तीसरा, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उनके पास सारे के सारे लोगों के पास इक्वल पावर्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उनके पास अनइक्वल यहाँ पे पावर होती है। ठीक है भाई। तो चलो हम लोगों को ये बताना है होल्डिंग टुगेदर में यहाँ पे क्या स्टेट्स जो होते हैं उनके पास अनइक्वल पावर होती है। यहाँ पे तो स्टेट्स की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ये बात हम लोग को याद रखनी है। ठीक है भाई। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे पहला है वो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो दिया गया है इक्वल पावर्स ये गलत दिया गया, और चौथा जो है वो सही है। मतलब ए बी डी जो है दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है, और सी जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे गलत दिया गया। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे डी आंसर होगा। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आता है, कहता है Which among the following are examples of coming together federation? मैंने आप लोगों को याद करवाने के लिए एक टेक्निक बताई थी, USA, U फॉर USA, S फॉर स्विट्जरलैंड एंड A फॉर ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? सी आंसर आपके सामने है। तो टेक्निक से यहाँ पे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। चलिए, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। आपको आप सामने ही दिख रहा है कि भाई आंसर सी क्यों होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है भाई? बोलता है द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो सब्जेक्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, उनको कहा जाता है यहाँ पे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सारे के सारे तो आप जो है वो यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देंगे तो भी चलेगा, स्टेट लिस्ट में डालेंगे तो भी चलेगा। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सारे के सारे आप जो है वो यहाँ पे स्टेट लिस्ट में डाल दोगे तो चल जाएगा। रेसिडरी सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब जो है वो रेसिडरी लिस्ट में डाल दोगे तो चल जाएगा। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारे जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इसीलिए इसको सभी को यूनियन लिस्ट में यहाँ पे इंप्लीमेंट करना दोस्तों 100% जरूरी है। ठीक है भाई। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो रहेंगे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। चलिए, तो आंसर हमारा डी जो है 100% यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अभी मैंने आपको बताया था कि नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से स्टार्ट होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई। और ये धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैल जाता है। ठीक है। और यहाँ बोलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से यहाँ पे लेवल्स होते हैं, हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है। क्या विलेज, स्टेट और यूनियन लेवल होता है?
क्या विलेज डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल होता है, क्या विलेज और स्टेट लेवल होता है, या विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है? तो हमें याद है सर, विलेज लेवल मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल मतलब ग्राम सभा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब कि यहां पे बात हो रही है जिला परिषद की। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं आ रहा हूं। 14 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है भैया? अरे वाह, क्या बात है, ये तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के बैठा हुआ है। ऐसा कौन सा स्टेट है? तो चलिए भाई यहाँ पे हम लोग देखें, क्या ये उत्तराखंड है, क्या ये जम्मू एंड कश्मीर है, क्या ये मध्य प्रदेश है, क्या ये नागालैंड है? ठीक है भाई, तो चलिए कहानी को समझिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में चलता है आर्टिकल नंबर 370। ठीक है भाई, चलिए, क्योंकि जब यहां पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय पे, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उस समय पे क्या बात हुई? बात ये हुई कि यहां पे जो 565 प्रोविंसेस थे, उस समय हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनने ये सारे प्रोविंसेस को एक साथ मिला लिया दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए, ये हमारे उस समय थे होम मिनिस्टर। ठीक है भाई, चलिए, तो होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासत को मिलाने की बात करी, बट इसमें से 3 रियासतें नहीं मिलना चाहती थी। पहली तो हैदराबाद के निजाम्स, दूसरा जूनागढ़, और तीसरा दोस्तों जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। उस समय पे यहां के राजा हुआ करते थे हरि सिंह। बट हुआ क्या, जब यहां पे कबीला ट्राइब ने अटैक किया और एक एरिया जो है हमारे पास से चला जाता है, जिसको आज नाम से जाना जाता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, यहां तक के लोगों ने अटैक कर दिया और POK जो है आज इन लोगों के हाथ में है। और यहां पे हरि सिंह मदद मांगता है इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी यहां पे कबीला लोगों को रोकती है और यहां पे इस तरीके से जितना एरिया चला जाता है वो POK बन जाता है। रेस्ट ऑफ द एरियाज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आ जाता है। ठीक है भाई, मगर यहां पे जो डील होती है वह होती है आर्टिकल नंबर 370 के। आर्टिकल 370 इंडियन गवर्नमेंट ने हटाया 2019 में। ठीक है भाई, अब यहां पे जम्मू एंड कश्मीर को माना जाता है पार्शियल स्टेटहुड। इस पार्शियल स्टेटहुड का मतलब होता है दोस्तों, यहां पे याद रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, इसका मतलब होता है यहां पे चीफ मिनिस्टर भी होगा, मतलब यहां पे इलेक्शंस भी होंगे और चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, और साथ में यहां पे नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है भाई, याद रखिएगा ये चीज है। ठीक है, तो यहां पे एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला एक पूरा जो स्टेट है जिसके लिए एक पूरा पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो है दोस्तों यहां पे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, इसको यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आपको काम आएगा दोस्तों। चलिए, तो आंसर यहां पे दोस्तों हम लोगों को यहां पे बहुत अच्छे से बहुत क्लियर है कि यहां पे जम्मू एंड कश्मीर जो है यहां पे सही सिस्टम लेके चल रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं भाई यहां पे 15 पे। ठीक है, क्या बोलता है? कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। यूनियन टेरिटरी बोलता है डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। जो ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, डिसीजन मेकिंग है पूरे एंटायर विलेज के लिए। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एन अलायंस है मोर देन गवर्नमेंट और 2 पार्टीज की। कोलिशन का मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। जिला परिषद का मतलब एरिया विच इज अंडर द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए, मैच द फॉलोइंग बोला गया है तो हम लोगों को यहाँ पे ए कॉलम और बी कॉलम को मैच करके बताना है भाई। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो एक एक चीजों को हम लोग यहाँ पे अब क्या करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग मिलाते हैं यहाँ पे कि जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है इसका मतलब होता है एक अलायंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट को एक साथ यहाँ पे पार्टी जो है मिलाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अलायंसेस। ठीक है भाई, चलिए
अब यहाँ पे बोलता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो है वो कहीं ना कहीं बात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर चलने की। ठीक है भाई, चलिए लोकल गवर्नमेंट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो डिसीजन जो है वो विलेज लेवल पे लेगी, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जिला परिषद की तो वो हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है भाई, चलिए तो चलिए भाई आंसर हमारा क्लियर हो चुका है, और मैच द फॉलोइंग तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से आता है सर, तो यहां बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर कहीं से कहीं तक गलत होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आंसर क्या होना चाहिए सर, फर्स्ट का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2 और डी का जो है वो यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। आंसर हमारा सी बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सफरनामा में आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा फेडरलिज्म, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले, चर्चा करने वाली है, जो कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 या 30 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना होता है, जो जनरली 1 मार्क्स का यहाँ पे आता है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे नेम द इंडियन स्टेट दैट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसे स्टेट्स के बारे में बताना है जिसका खुद का एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था। तो चलिए हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास आज की जो करंट सिनारियो है उसमें दोस्तों टोटल मिला के 28 स्टेट्स है, और यहां पे 8 यूनियन टेरिटरीज है। चलिए भाई, एक्सेप्शन की हम लोग बात करें, 1947 में हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए थे, उस समय पे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उस समय पे हमारे पास यहाँ पे 565 प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक है भाई, रियासतें हुआ करती थी। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे ये जो 565 रियासतें हुआ करती थी, उसको मिलाने का काम जो है वो हमारा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उस समय के होम मिनिस्टर थे, बट यहां पे 3 रियासतें जो है वो मिलना नहीं चाहती है। पहली थी एक तो जूनागढ़, जूनागढ़ आती है दोस्तों गुजरात में। दूसरी आती है दोस्तों यहां पे जूनागढ़ के अलावा अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो दूसरी आती है निजाम्स हैदराबाद। और तीसरी हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। बट जब यहां पे जम्मू एंड कश्मीर पे कबीला ट्राइब्स का अटैक होने लगा, तो अब कबीला ट्राइब्स के अटैक होने के कारण यहां पे इंडियन आर्मी की मदद मांगी गई, और फिर फाइनली यहां पे जम्मू एंड कश्मीर जो है मिल जाता है इंडिया के साथ। बट यहां पे ये पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 370। लगभग आर्टिकल 370 यहाँ पे चलता है 2019 तक, या 2019 में आर्टिकल 370 को यहाँ पे खत्म किया जाता है, और इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरीके से इंडिया में जो है वो मर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से हमें समझ में आया कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये जो 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरी है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के बाद से होता है। ठीक है, और सबसे पहला हमारा जो स्टेट बनता है वो बनता है यहाँ पे 1953 में, वो था यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और यहां पे इसके लिए कंट्रीब्यूशन जाता है पट्टी श्रीमलू को। ठीक है भाई, फास्ट एंड टू डेट के कारण यहाँ पे ये आंध्रा स्टेट दोस्तों 1953 में बनता है। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे क्लियर हो गया सर कि जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे स्टेट की जो कि एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आता है, बोलता है व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का बहुत आसान सा मतलब
मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरलिज्म। बट इंडिया में देखा जाए तो अब 2 टियर गवर्नमेंट नहीं चलती है, 3 टियर गवर्नमेंट चलती है आफ्टर 1992। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है हमें कि 3 टियर गवर्नमेंट में हमारी जो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो होगी दोस्तों यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से अगर हम लोग फेडरलिज्म को देखें तो फेडरलिज्म का मतलब होता है क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट। ओके, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम है दोस्तों गवर्नमेंट का, अंडर विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स में। अब यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट यूनिट्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आता है यहां पे स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा आता है दोस्तों यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यहां पे फिर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा दोस्तों। पहला हो गया यहां पे अर्बन एरियाज में और दूसरा हो गया दोस्तों यहां पे रूरल एरियाज में। तो जो अर्बन एरियाज है यहां पे इसको कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज और यहां पे कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है भाई, चलिए अगर रूरल एरियाज में अगर मैं बात करूं यहां पे तो ध्यान से सुनिएगा। इस रूरल एरियाज में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग पंचायत। बट इंडिया में ये बाइफर्केशन स्टार्ट होता है दोस्तों 1992 में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन आता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है भाई, चलिए और यहाँ पे आप जैसे ये एक्ट बन जाता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात की जाती है इलेक्शन की, यहाँ पे बात की जाती है मीटिंग्स की, बजट के लिए, तो ये सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 1992। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि फेडरलिज्म में यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी उसकी पावर्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को संभालने का काम करेंगे यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर, यहां पे बात करेंगे हम लोग चीफ मिनिस्टर की। ठीक है भाई, चलिए याद रखेगा, तो प्राइम मिनिस्टर और हमें बात करनी पड़ेगी यहां पे चीफ मिनिस्टर की। दोनों ही जो है वो होती है दोस्तों यहां पे इलेक्टेड बॉडी, नॉट सेलेक्टेड बॉडी। ठीक है भाई, चलिए तो दोनों ही क्या है दोस्तों यहां पे इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहां पे क्लियर हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बात करेंगे व्हाट इज द यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी या यूनिक का मतलब होता है एक। जब पूरी पावर किसी एक के हाथ में चले जाए उसको हम लोग बोलते होंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। यहां सब यूनिट होंगे, यहां प्रोविंसेस होंगे, यहां पे सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट भी होगी, बट यहां पे वो पावरलेस होगी। मतलब फाइनली सारी की सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए क्या बोलते हैं? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए समझते हैं इसको। इन यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि एक लेवल पे ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम करेगी। ठीक है भाई, चलिए अब ये एक लेवल पे काम करेगी, ठीक है। एंड इफ सब यूनिट आर देयर, अगर मान लेते हैं सब यूनिट है भी वहां पे, दैट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही यहाँ पे काम करेंगे। तो ये क्लियर हो गया सर यहाँ पे कि अगर सबऑर्डिनेट यूनिट है भी तो ये हमेशा किसके अंडर में काम करेगी सर? तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। इसका मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट ये कहता है कि सारी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी, या तो दोस्तों यहां पे होगी यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है भाई, चलिए अगर मान लेते हैं इन केस यहां पे इसके कोई सब यूनिट्स बनते हैं या तो कोई सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट बनती है या तो कोई प्रोविंसेस इसके अंडर में आते हैं, तो वो सारे जो है पावरलेस होंगे
और सारी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होगी सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों यहां पे आपको समझ में आ गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं डिफाइन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है भाई, चलिए तो बहुत सारी विलेजेस को मिला के यहाँ पे या सिंगल विलेज को मिला के यहाँ पे बनाई जाती है यहाँ पे ग्राम पंचायत। क्या बनाई जाती है भाई? ग्राम पंचायत। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ इकट्ठा होंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे काउंसिल। चलिए, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, और इसमें बहुत सारे अलग अलग वार्ड मेंबर्स होंगे। एट विलेज लेवल कॉल्ड द पंच एंड द हेड इज नोन एज द सरपंच। और इसको क्या कहेंगे यहाँ पे? हेड मतलब क्या होगा यहाँ पे? सरपंच होगा। ठीक है भाई, या तो पंच होंगे, तो जो लोग हो गए यहाँ पे वार्ड मेंबर्स हो गए, विलेज मेंबर्स हो गए, ये सब मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? यहाँ पे ग्राम पंचायत बनाते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो अगर मान लेते हैं सबसे लोअर बॉडी पे ग्राम पंचायत बन जाती है, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग वार्ड मेंबर्स, जिसमें कि अलग अलग विलेजेस से लोग आएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे इनका जो हेड होगा उसको कहेंगे दोस्तों यहां पे पंच, या तो हम लोग क्या कहेंगे यहां पे? सरपंच। ठीक है, इस बॉडी के बाद जो बॉडी बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे ग्राम सभा। और ये होगी दोस्तों ब्लॉक लेवल या तो ये तहसील लेवल पे होगी। किस पे होगी? ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल पे। इसके बाद जो बॉडी बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग यहां पे जिला परिषद। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पे स्ट्रक्चर हम लोगों को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बिल्कुल समझ में आ गया। पंचायत सिस्टम जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है सर यहां पे राजस्थान से। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायत सिस्टम जो है दोस्तों यहां पे स्टार्ट होता है पूरे इंडिया में, तो ये याद रखना है। और डेट क्या होगी? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हमारे गांव का विकास हो और यहां पे कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेजेस हो, इसीलिए 2 अक्टूबर को यहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, तो कहानी यहां तक के क्लियर है कि सर ग्राम पंचायत क्या होता है? ये विलेज का कॉम्बिनेशन होता है, ये वार्ड मेंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है भाई सॉरी, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज पंचायत समिति। क्या होती है भाई पंचायत समिति? हम लोग समझने की कोशिश करें। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर। अगर ग्राम पंचायत मिल के एक पूरा का पूरा ग्रुप बना ले तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पंचायत समिति, या तो हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, या तो बोलते हैं दोस्तों हम लोग मंडल। तो पंचायत समिति क्या होती है? जब ग्राम पंचायत का कॉम्बिनेशन बन जाता है बहुत सारे गाँव का, तो उसको मिला के हम लोग यहाँ पे या तो पंचायत समिति कहते हैं दोस्तों, या तो ब्लॉक कहते हैं, या तो इसको मंडल कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है? ऑल द पंचायत समितिस और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट। अगर मान लेते हैं जितनी भी पंचायत समिति और जितने भी मंडल से उनको अगर सबको मिला लिया जाए तो यहां पे बनता है दोस्तों जिला परिषद। क्या बनता है? जिला परिषद। जिला परिषद के मेंबर या तो एमपी भी हो सकते हैं और एमएलए भी यहां पे हो सकते हैं। ये बात हम लोग को एग्जाम में याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां तक है क्लियर। अब बोलता है कि व्हाट इज मेयर। मेयर होता कौन है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है भाई, जैसे हम लोगों ने बात करी कि 1992 में हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, जिसमें हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमारी गवर्नमेंट की लोकल फॉर्म को। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं रूरल एरियाज की, जिसको बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और हम लोग बात करते हैं जब अर्बन एरियाज की तो उसको कहा जाता है म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटीज और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे वहां पे ध्यान से सुनिएगा, वहां पे हेड कौन होगा? तो यहां पे या तो इलेक्टेड मेंबर होगा, या तो ध्यान से सुनिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, या तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पे मेयर जो होता है हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। किसका होता है दोस्तों? यहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ठीक है भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये हमेशा एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। आई रिपीट, ये हमेशा क्या होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं कमिश्नर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो कमिश्नर है भाई साहब, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा, और ये क्या होगा? हमेशा एक सेलेक्टेड बॉडी होगा।
और यहां अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये क्या होगा भैया, यहां पे एक इलेक्टेड बॉडी होगा। जनरली इसका जो टेन्योर होगा वो टेन्योर जो होगा लगभग 5 साल का होगा। ठीक है भाई, चलिए टेन्योर कितना होगा इसका, 5 साल का होगा। ठीक है, और इसका तो कोई टेन्योर फिक्स ही नहीं है दोस्तों, अप टू द रिटायरमेंट ये एज इट इज यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है भाई, चलिए तो मेयर कौन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड को बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, मेयर। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन आर कम्स अंडर विच लिस्ट। अब आप लोगों को याद रखना है कि हम लोगों ने इंडिया को फेडरल इसीलिए कहा था, क्यों, क्योंकि यहां पे अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट की अलग अलग पावर्स दी गई है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहां पे बात करेंगे हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। और इनकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 अलग अलग लिस्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हम लोग तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कुछ बच भी जाता है तो वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं दोस्तों, और उसको ट्रांसफर करके ले जाते हैं हम लोग कौन सी लिस्ट में सर, रेसिडुअरी लिस्ट में ना भाई। चलिए ठीक है, क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली लिस्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे सर यूनियन लिस्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय इस यूनियन लिस्ट में डाले गए थे 67 सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, कितने डाले गए थे, 67 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, वो सारी चीजें जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस की है, उन सब को हम लोग यहाँ पे कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट का पार्ट। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफेंस, बैंकिंग एज वेल एज कम्युनिकेशन, डिफेंस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सब जगह मिला लेते हैं तो ये बन जाते हैं यूनियन लिस्ट का पार्ट। ठीक है भाई, चलिए दूसरी अगर मैं लिस्ट की बात करता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे स्टेट लिस्ट। इस स्टेट लिस्ट में डाले गए 66 सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें वो सारी चीजें आएंगी दोस्तों जो स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के काम आती है, वो सारी चीजें जो है वो आती है दोस्तों यहाँ पे स्टेट लिस्ट में। ठीक है भाई, चलिए तो स्टेट लिस्ट में एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या क्या आ सकता है सर, तो इसमें आ सकता है एग्रीकल्चर, इसमें आ सकता है सर ट्रेड, और क्या आ सकता है, तो यहां आ सकता है हमारी सुरक्षा के लिए लगी हुई पुलिस। ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तीसरी लिस्ट की, तो तीसरी लिस्ट को हम लोग कहते हैं यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है दोस्तों, इसमें डाले गए थे 47 सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे एजुकेशन, जैसे दोस्तों हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे फॉरेस्ट, और हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे मैरिज, तो इनमें लॉ बनाने का काम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करती है। बट अगर मान लेते इसके बाद कुछ बच जाता है तो उसको डाला जाता है यहां पे रेसिडुअरी लिस्ट में। कहां डाला जाता है दोस्तों, इसको यहां पे रेसिडुअरी लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, बट ये रेसिडुअरी लिस्ट को भी कंट्रोल करने का काम जो है वो यहां पे यूनियन गवर्नमेंट करती है। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां तक के क्लियर। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आपको एक ही साथ चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो कहानी क्लियर हो गई यूनियन लिस्ट की, हाँ या ना, क्लियर। चलो आगे बढ़े इसमें। तो यूनियन लिस्ट में ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं, डिफेंस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। Point of one feature in the practice of federation in India that is similar from that of the Belgium। इंडिया और बेल्जियम में ये चीज दोनों ही जगह जो है वो सेम है, ऐसा कौन सा पॉइंट है ये हम लोगों को बताना है। तो यहां कहता है कि दोनों ही जगह पे बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या उससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है यहां पे काम करती है। जैसे इंडिया में मैंने आपसे कहा था डिसेंट्रलाइजेशन होता है 1992 में, वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा एक प्रैक्टिकल बोलना चाहिए यहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें हम लोगों ने 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट को भी लेके देखा, और ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है लगभग 1992 से। 1992 से आज 2024 हो गया, और ये डिसेंट्रलाइजेशन अभी तक के प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में दोस्तों यहां पे चल रहा है। तो बेल्जियम और इंडिया में जो सेम पॉइंट है वो ये है कि बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट या उससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी यहां पे दोनों कंट्रीज में काम कर रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
point out one feature in the practice of federation in India that is different from that of the Belgium. बेल्जियम और इंडिया में क्या डिफरेंस है? आप लोगों को याद होगा कि 1970 से लेकर 1993 तक के यहाँ पे 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जिसमें सबसे आखिरी जो अमेंडमेंट होता है वो होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट का, जिसमें कहा जाता है कि डच, फ्रेंच और जर्मन जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं, जिसमें वो अपने कल्चर के लिए, जिसमें वो अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए और जिसमें वो अपने लैंग्वेज के लिए अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इंडिया और बेल्जियम में जो डिफरेंट है वो है यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या है दोस्तों? यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट इज देयर बट इन इंडिया सच टाइप ऑफ प्रोविजन इज नॉट देयर, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सेक्युलर कंट्री होने के कारण यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं करी गई और हम लोग बेल्जियम से इसी कारण से दोस्तों अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सफरनामा में आगे बढ़ेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं। बोलता है व्हाई इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट कंपेलिंग स्टेट्स टू अडॉप्ट हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि हर जगह जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना जाए? क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारी जगह जो है हिंदी जो है बेसिक लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज यूज ही नहीं होती है हिंदी। जैसे कि हम लोग सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें, एक्सट्रीम नॉर्थ की बात करें, एक्सट्रीम ईस्ट की बात करें, एक्सट्रीम वेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है। ठीक है भाई, चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि 40% से ज़्यादा लोग हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते थे, इसीलिए यहाँ पे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दिया गया। इसके अलावा 21 और हमारे यहाँ पे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, तो इस तरीके से टोटल देखा जाए तो हमारे यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस भी एग्जामिनेशन की आप बात करें ये 22 लैंग्वेजेस में होता है और आप कोई भी लैंग्वेज को यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं भाई। चलिए तो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करते हैं और सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं। इंडिया इज मल्टीलिंगुअल कंट्री। अब यहाँ पे मल्टीलिंगुअल का मतलब है कि हमारे यहां अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1991, सेंसस ऑफ 1991 का मतलब यहां पे हुआ दोस्तों कि जब पॉपुलेशन काउंटिंग हुई तब की बात हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डेड मोर देन 1500 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस, पीपल मेंशन्ड देयर मदर टंग। अब यहां पे 1500 डिस्ट्रिक्ट का जब सर्वे हुआ यहां पे, तो यहां पे बोला गया कि हम तो अपनी मदर टंग को ही यहां पे इस्तेमाल करते हैं एज अ लैंग्वेज। हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40%, बट अगर हिंदी को देखा जाए तो सिर्फ 40% लोग जो है पूरे इंडिया में हिंदी बोलते हैं, मगर ये तो मेजॉरिटी हुई अपने आप में ऑफ द पीपल इन इंडिया। देयर आर 21 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे 21 लैंग्वेजेस को भी मान लिया शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है भाई, चलिए इन स्टेट्स ऑफ सदर्न इंडिया देयर हैज बीन अ वायलेंट अपोजिशन टू द हिंदी, क्योंकि वहां पे इंग्लिश या तो वहां के लोकल लैंग्वेजेस की डिमांड थी, वहां पे हिंदी को ऑप्ट ये नहीं करना चाहते थे दोस्तों किसी भी तरीके से। इसीलिए यहां पे कहीं ना कहीं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आता है, कहता है कॉन्ट्रास्ट ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये हमें बताना है भाई फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद अ यूनिटरी सेटअप विद एग्जांपल। यूनिटरी सेटअप भी बताना है और यहाँ पे एग्जांपल भी देना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं याद आता है ग्रेट ब्रिटेन, कहीं ना कहीं याद आता है दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है भाई, चलिए फेडरलिज्म हैज एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर फेडरलिज्म होगा तो वहां पे कम से कम 2 लेवल पे गवर्नमेंट चाहिए, इधर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है भाई, इससे ज्यादा पे भी हो सकती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हो सकती है। पहली बात, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे कंट्री के लेवल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होगी वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में रहेगी दोस्तों? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। और स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है वो सिर्फ इतना सा है कि उसको यहाँ पे स्टेट में जो भी प्रशासन करना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसको लुक आफ्टर करने का काम जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट में आते हैं, इन यूनिटरी सिस्टम देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट में हम लोग बात करें तो वहां पे सिर्फ 1 लेवल की गवर्नमेंट है। एंड इफ एनी सब यूनिट्स आर देयर, अगर मान लेते हैं कोई भी सब यूनिट यहाँ पे बनाई जाती है, देयर दैट रिमेन्स सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे अगर सब यूनिट बन भी गई और कोई प्रोविंस बन भी
भी गया या तो कोई सबऑर्डिनेट बन भी गया तो भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल्स जो है एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज यहाँ पे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे सामने, बोलता है हाईलाइट्स द टू टाइप्स ऑफ रूट, दो तरीके के रूट्स हमें बताने हैं थ्रू विच द फेडरेशन आर फॉर्म्ड। अगर यहाँ पे फेडरेशन बनाना है तो दो अलग अलग तरीके से रोडवेज बताइए और ये हमें बताइए विद द एग्जाम्पल। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो हमें ये पता है सर कि दो तरीके के रूट जो है वो तो एक होल्डिंग टुगेदर है, दूसरा जो है वो कमिंग टुगेदर है। एग्जाम में दिमाग में याद रखिएगा होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर में छोटा सा अंतर होता है। कमिंग टुगेदर में हमेशा स्टेट्स अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे सेफ रखते हैं और मिल के यहाँ पे एक कंट्री बनाने का काम करते हैं। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सभी मिलके एक यूनिट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई परेशानी होती है तो उसमें हमेशा मदद करता है स्टेट गवर्नमेंट की या तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है भाई, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फेडरेशन को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो बनता है हमारे लिए कमिंग टुगेदर और दूसरा बनता है दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर। ठीक है भाई, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके एक कंट्री को बनाने की बात करें एंड फॉर्म ऑफ फेडरेशन इज नोन एज कमिंग टुगेदर। आइए मिलके हम लोग बनाते हैं एक देश, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कमिंग टुगेदर। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूशन में है। दूसरा हम बात करते हैं व्हेन अ कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड, व्हेन जब कंट्री जो है वो डिसाइड करे इट्स पावर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। अभी जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, वो सारी पावर जो है लोगों तक के अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करने पे आ जाए एंड द नेशनल गवर्नमेंट दैट इज होल्डिंग टुगेदर रूट, और इसको क्या बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर रूट। मतलब कि कुछ भी परेशानी आ जाए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका हाथ नहीं छोड़ेगी, आखिरी तक के वो मदद करेगी हर एक चीज के लिए। इसको हम लोग यहाँ पे इंडिया में, स्पेन में और यहाँ पे बेल्जियम में देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो दो टाइप की फेडरेशन जो है हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट विद द कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। इन तीनों लिस्टों का क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें बताना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलके यहाँ पे तीनों लिस्टों को लुक आफ्टर करने का काम करती है। अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो वो सारे फैक्टर जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कंट्री को यहाँ एडमिनिस्टर करना बड़ा डिफिकल्ट है, वो सब चीजें जो है वो जाती है यूनियन लिस्ट में। दूसरी बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट का सीधा सीधा मतलब ये होता है सिर्फ दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे हर स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक बेहतर स्टेट बनाना है, ये मेन इनका टास्क होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर दोस्तों यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं इनके आंसर्स को, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट विच आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यूनियन लिस्ट उन सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड करती है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। एंड ऑन विच अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, और बोल रहा है कि यूनियन लिस्ट तो बन गई मगर पॉलिसी जो है पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्म होगी, मतलब एक जैसी होगी, इज नीडेड इन द होल कंट्री, और ये पूरी कंट्री में एक जैसी यूनिफॉर्म जो है पॉलिसी बनाई जाएगी। द यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट, और यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी भैया यहाँ पे लॉ बनाएगी ये सारे सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि फॉरेन अफेयर, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूनियन लिस्ट में इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट का मतलब वो हर एक पॉइंट्स, वो हर एक सब्जेक्ट जो कि स्टेट को एक बेहतर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट और एक बहुत जानदार स्टेट या यूनाइटेड स्टेट बनाने की काम करता है, मतलब सब मिलके एक साथ यहाँ पे काम करेंगे। स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट लिए जाते हैं जो स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या तो लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे स्टेट लिस्ट। जैसे कि पुलिस, जैसे कि ट्रेड, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सेट्रा के। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो वो सारे सब्जेक्ट जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर काम करना चाहती है और ये चाहती है कि पूरी कंट्री एक जैसे, एक तरीके से यहाँ पे चल पाए। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट जो कि यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के और द स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, मैरिज की बात करें, ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आती है दोस्तों, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब होता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द पंचायत राज। अब पंचायती राज का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए ध्यान से समझते हैं।
इट इज द थर्ड लेवल ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जब हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया डिसेंट्रलाइजेशन के बाद, तो रूरल एरियाज में बनाया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन एरियाज में बनाते हैं हम लोग यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज। तो ये क्या हो गया भाई, थर्ड लेवल का इंडियन फेडरल सिस्टम का सबसे परफेक्ट एक इंस्टीट्यूशन हो गया। दिस लेवल्स गिव्स अ चांस टू द पीपल टू बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यहां पे बोलता है कि एक ऐसा चांस जिसमें लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाए, बट बिना पावर के ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई दोस्तों यहां पे, जहां पे नियम बना दिया गया कि हर 5 सालों में इलेक्शन होना जरूरी है। देयर आर 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर देखा जाए यहाँ पे तो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इन द लोकल बॉडीज। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि लोकल बॉडीज में कहीं यहाँ पे क्लैशेस ना हो जाए, कहीं यहाँ पे ये एक दूसरे से क्लैश ना करे, इसके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। ठीक है भाई, तो रिजर्वेशन होता है दोस्तों यहाँ पे वुमेन्स का, वुमेन्स जो है वो होती है यहाँ पे 1/3 मतलब 33%। SC एंड ST का भी यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोविजन है। दे स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया, और ये क्या करती है, डेमोक्रेसी को यहाँ पे स्ट्रेंथ देने का काम करती है। बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ द अर्बन एरियाज। अगर मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है 1992 में, और यहाँ पे अर्बन एरियाज में बनती है म्युनिसिपैलिटीज और बनते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सारे जो म्युनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशन है ये डिपेंड करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन वाइज या तो म्युनिसिपैलिटी होगी या तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। यहाँ पे बोलता है कि अर्बन एरियाज में इसका डिवीजन किस तरीके से होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे समझाना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज ऑल्सो। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है अर्बन एरियाज में भी होती है, इरस्पेक्टिव ऑफ यहाँ रूरल एरियाज में भी होती है, जिसको हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इन टाउन्स देयर आर म्युनिसिपैलिटीज। टाउन्स में अगर हम लोग देखेंगे तो बात करेंगे यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज की। एंड इन बिग सिटीज देयर आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपैलिटी जो है वो टाउन में होगी जिसकी पॉपुलेशन दोस्तों यहाँ पे कम होगी, बट यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेंगे जहां पे पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है भाई, बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडी। अगर हम लोग म्युनिसिपैलिटी की बात करें या हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, दोनों ही जगह पे यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। आई रिपीट, दोनों ही जगह क्या होते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है भाई, कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे वो लोग सारे के सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होकर यहाँ पे आएंगे। टाउन है तो यहाँ म्युनिसिपैलिटी के पर्सन आएंगे और यहाँ पे उसको कहेंगे चेयरपर्सन, और यहाँ पे अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया तो उसको कहेंगे दोस्तों मेयर। म्युनिसिपैलिटीज इज हेडेड बाय द चेयरमैन। ठीक है ना भाई, चलिए तो यहाँ पे कौन हो गया भैया, म्युनिसिपैलिटीज में चेयरमैन, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन हो गया दोस्तों, यहाँ पे मेयर। और यहाँ पे एक बात याद रखना है, जेंडर न्यूट्रल लेके चलेंगे। तो म्युनिसिपैलिटीज में यहाँ पे अगर चेयरमैन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब उस पोस्ट पे होल्ड करने वाला एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे चेयरमैन है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर बात करेंगे तो वो है दोस्तों यहाँ पे मेयर। क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेयर। तो याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल बॉडी जो अर्बन एरियाज में होती है, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों होंगे। पॉपुलेशन वाइज जो एरिया कम होगा वहां होगी म्युनिसिपैलिटीज, पॉपुलेशन वाइज जो ज्यादा होगा वहां होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है म्युनिसिपैलिटीज में हमेशा होगा चेयरमैन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होगा हमेशा मेयर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट। चलिए भाई, फेडरल गवर्नमेंट में हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है ऐसा टॉपिक कि जहां पे 2 और 2 मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जहां पे सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। बट ये बात हम लोगों को दोस्तों याद रखना है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सब यूनिट्स, सबऑर्डिनेट्स, या तो हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं दोस्तों कि प्रोविंसेस हो सकते हैं, बट ये लोग पावरलेस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे पावरलेस होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। इन द यूनिटरी सिस्टम पावर इज सेंटर्ड। अब यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में बात करें तो पावर जो है वो सेंटर्ड होता है, मतलब एक ही साथ में एक ही हाथ में होता है। विद द सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब सारा पावर किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी में होगा। एंड इन फेडरल सिस्टम पावर इज अलॉटेड टू द स्टेट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और यहाँ पे बोल रहा है कि फेडरल सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पावर का जो अलॉटमेंट है वो 2 अलग अलग पार्ट्स में होता है। इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज द स्टेट गवर्नमेंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा पूरी तरीके से पावर। बट अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में और
सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है, इसका मतलब ये सिस्टम जो है ये फेडरल सिस्टम है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन फेडरल सिस्टम पावर इज अलॉटेड सेपरेटली टू द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्लैशिंग ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बात याद रखनी है हम लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कामों को भी बांटा गया है 3 लिस्ट के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, मतलब सेंट्रल लिस्ट का मतलब यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट, और तीसरा हो गया यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तो यहाँ लिस्ट नहीं होगी, यहाँ पे तीसरी जो लिस्ट होगी उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है काम करती है। ठीक है भाई, चलिए इन यूनिटरी सिस्टम देयर इज नो सेपरेट यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट, बट जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी सेपरेट यूनिट नहीं होती गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इन फेडरल सिस्टम द फोकस इज ऑन नेशनल एंड स्टेट इश्यूज, तो फेडरल सिस्टम में दोनों पे ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, फोकस किया जाता है नेशनल और स्टेट इश्यूज पे। इन यूनिटरी सिस्टम द फोकस इज कंप्लीटली ऑन गेनिंग पावर, मगर यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कोशिश की जाती है कि पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक के हाथ में रहेगा और वही सारे के सारे चीजों को एग्जीक्यूट भी यहाँ पे करेगा। इन कंट्री लाइक फ्रांस, इटली, जापान, यूके यूज यूनिटरी सिस्टम। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्रांस में, इटली में, जापान में और यूके में, यहाँ सारी जगह जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी सिस्टम है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर चीज के लिए यहाँ पे ऑथराइज्ड है। बट यहाँ पे कंट्रीज जैसे कि हम लोग बात करें यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इंडिया, स्विट्जरलैंड यूज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। बोलता है हाउ फेडरलिज्म लीड्स टू रिजर्वेशन। फेडरलिज्म में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। फेडरलिज्म में रिजर्वेशन कैसे एंटर कर जाता है ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के लिए यहाँ पे फेडरलिज्म में। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यहाँ पे हमें पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा नारा है, क्योंकि हमारे पास आज भी देखा जाए तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और हमारे पास यहाँ पे 2600 रीजनल डायलेक्ट्स है। ये तो सिर्फ लैंग्वेज की बात करी मैंने। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडिया में तो 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है भाई। ठीक है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबके अपने अपने कल्चर है, सबकी अपनी अपनी एथेनिसिटी है। तो अब यहाँ पे जो भी लोग मेन स्ट्रीम से हट गए हैं उनको मेन स्ट्रीम तक के लाने के लिए यहां पे रिजर्वेशन की बात करी गई। इंडिया में रिजर्वेशन की बात सबसे पहली बार करी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थ्रू। हरिजन्स को यहां सेपरेट रिजर्वेशंस की बात करी गई थी और ये हम लोग आज ग्राउंड लेवल पे देख भी रहे हैं। तो ठीक है भाई, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरलिज्म में रिजर्वेशन का एक अलग सिस्टम क्यों है और ये कैसे हमें सपोर्ट करता है। फेडरलिज्म मींस शेयरिंग पावर। फेडरलिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है पावर को शेयर करना अमंग द सेंट्रल एंड द नॉन सेंट्रल अथॉरिटीज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें तो करना ही है, साथ में यहाँ पे नॉन सेंट्रल अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और यहाँ म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी। इट सीक्स टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है सभी को सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इक्वालिटी की, मतलब कि यहाँ पे किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कलर, कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ों पे किसी भी तरीके से क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो रिजर्वेशन है ये कहीं ना कहीं क्रिएट करता है कि जो मेन स्ट्रीम से हट गए थे वो मेन स्ट्रीम में जुड़ के दोस्तों आज यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और इन स्टेट्स देयर इज डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लियर है कि स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें या हम लोग लोकल लेवल पे बात करें तो हर तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। विद रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट एंड कल्चर। अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें, अगर हम लोग यहाँ रिलीजन की बात करें, यहाँ कास्ट की बात करें, कल्चर की बात करें, हर तरीके से यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब हमें क्या करना है भाई, हमारी कंट्री को अगर आगे बढ़ाना है, डेवलपिंग से डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर और रिलीजन। ठीक है भाई,
एंड वॉइस टू वेरियस सोशल ग्रुप्स, और क्या करना पड़ेगा, जो भी सोशल ग्रुप्स डाउन ट्रोडन हो गए थे, किसी कारण से उनको माइनॉरिटी मान लिया गया था, अब उसको भी यहाँ पे मेन स्ट्रीम में लाके हम लोग कोशिश करें कि मेजॉरिटी के पावर्स तो दे पाए। देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर सम कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल एससीज, एसटीज एंड ओबीसी एंड वुमेन्स इन द सम एरियाज। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अगर बात करते हैं तो वुमेन्स के लिए आज यहाँ पे 33% सीट रिजर्व हो गई है। क्यों हो गई है? लोकसभा में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 84 और 47 सीट्स रिजर्व है। कैसे, किसी लिए? तो इसीलिए कि डाउन ट्रोडन जो लोग हैं वो अब मेन कम्युनिटी के साथ में अपनी बातों को लोकसभा में यहाँ पे रख पाए और यहाँ पे उस पर प्रॉपरली डिबेट, डिस्कशन और प्लान्स का एग्जीक्यूशन हो पाए। दिस रिजर्वेशन एम्स टू गिव पावर टू द सोशली वीकर सेक्शन। अब यहाँ पे इस रिजर्वेशन का मेन एम जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में किसी कारण से जो लोग पीछे जा चुके थे उन सारे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ही इस रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया गया। ऑफ द सोसाइटी टू गिव देम एन इक्वल चांस एंड रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में इक्वल चांस देने के लिए ही ये सारे के सारे सिस्टम दोस्तों यहाँ पे बनाए गए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है व्हाट वाज द अमेंडमेंट इन रिगार्ड टू द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो आपको मैं क्लियर कर दूं, डिसेंट्रलाइजेशन वर्ल्ड में एक अनोखा प्रैक्टिकल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था जिसमें गवर्नमेंट की बॉडीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला, रूरल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन एरियाज में कहते हैं हम लोग को म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटी वो जगह जहां पे पॉपुलेशन जो है दोस्तों कम होगी और वहां पे इसको रूल करेगा चेयरपर्सन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज के लिए होता है जहां पे पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसको हेडेड करता है मेयर। तो यहाँ पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में ऑप्ट किया जाता है और ये सक्सेसफुली जो है दोस्तों यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इन 1992 73rd अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज तो शुरू हो चुका था, मैंने बताया था राजस्थान के नागौर से ही शुरू हो गया था, मगर ग्राउंड लेवल पे इसका अमेंडमेंट होता है 73rd अमेंडमेंट जो कि 1992 में होता है दोस्तों। इट क्रिएटेड द थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। अब यहां पे क्या बोल रहा है, थर्ड टीयर जुड़ जाती है। अभी तक के 2 टीयर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अभी 73rd बता पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इन इंडिया बिलो द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेवल। तो पहले आ गया सेंट्रल, फिर आ गया स्टेट और फिर आ गया यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अमेंडमेंट वॉज टू मेक डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे क्रिएट हो डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे पीपल्स के राइट्स की बात हो रही है। सबसे लोअर लेवल पे जो हमारे बहुत सारे विलेजेस है उनके राइट्स की बात हो रही है, उनके लोकल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, उनके लोकल वॉइसेस की बात हो रही है। तो लोकल वॉइस, लोकल प्रॉब्लम और यहाँ पे हर चीज के सोल्यूशन के लिए यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे किया जाता है एंड इफेक्टिव बाय गिविंग पावर टू द ग्रास रूट यूनिट्स ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। और यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट का ये सबसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडिया यहाँ पे करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है हाउ इज द फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन ए यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है बेहतर है यूनिटरी गवर्नमेंट से। एक पॉइंट में हम लोग समझ लेते हैं, फेडरल में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिटरी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो कभी भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कन्वर्ट हो सकती है, अगर लगे तो ये हो सकता है डिक्टेटरशिप में कभी कन्वर्ट हो जाए, मगर फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे सारी लाइबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लोग जो है ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड द श्रीलंका। बट यहाँ पे हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसमें श्रीलंका और बेल्जियम के कंपोजिशन के हिसाब से हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ वी स्टडी द मेन डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट, तो एक मेन डिफरेंस अगर हम लोग बात करें, इन द प्रेजेंट टाइम्स द फेडरल गवर्नमेंट सर्टेनली स्कोर ओवर द यूनिटरी गवर्नमेंट, स्पेशली व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एंड कल्चर रिसाइड्स इन वन एंड द सेम कंट्री। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट अगर मैं रखता हूँ, तो यहाँ पे अगर ये सारी बात हो जाती है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं सेम रिलीजन हो जाएगा, सेम कास्ट हो जाएगा, सेम कल्चर हो जाएगा, तो यूनिटरी गवर्नमेंट अच्छी है। बट अगर डिफरेंट रिलीजन होगा, डिफरेंट कास्ट होगा, डिफरेंट कल्चर होगा, तो यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ।
power sharing, we have seen how a unitary form of government has proved a failure in Sri Lanka. Power sharing में अगर हम लोग बात करते हैं तो श्रीलंका में एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया था जिसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। इसमें मेजॉरिटी जो होती है वो हमेशा माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश करती है। तो मेजॉरिटी जो थे वो सिंहला स्पीकर थे, इनने कहीं ना कहीं माइनॉरिटी जो रहे तमिल्स, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, इन सबको क्या करा होगा, कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश करी होगी। ओके, इन श्रीलंका व्हाइल अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट has proved a great success in the Belgium। और बेल्जियम में हम लोगों ने देखा कि जो डिस्प्यूट हो रहे थे डच के बीच में, फ्रेंच के बीच में और जर्मन्स के बीच में, इसको बहुत आसानी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यहाँ पे 4 अमेंडमेंट में ही सारा का सारा सही कर दिया गया, जो कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में होता है। श्रीलंका में हम लोग बात करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट है, फेज टू सॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो श्रीलंका में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट होने के कारण यहाँ पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बट इन बेल्जियम द फेडरल गवर्नमेंट गिव्स इक्वल रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे बेल्जियम में जब वो इक्वल बात कर रहा है यहाँ पे कि फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ पे दोनों ही गवर्नमेंट को इक्वल पावर दी जाएगी। तो इक्वल रिस्पेक्ट की बात करी, उनकी डिग्निटी की बात करेगी टू द डिमांड्स और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की रेस्पेक्ट की बात की जा रही है। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, जो माइनॉरिटी हो गया उसकी डिसरेस्पेक्ट होगी और जो मेजॉरिटी में है उसकी हमेशा रेस्पेक्ट होगी। इन बेल्जियम ऑल टाइप्स ऑफ पीपल हैव बीन अकोमोडेटेड। यहाँ पे बेल्जियम में अगर हम लोग बात करें तो सारे ही टाइप के लोगों को यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में हर चीज मिलती है। व्हाइल इन मेजॉरिटेरियनिज्म हैज बीन थ्रस्ट अपॉन द पीपल स्पेशली ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द श्रीलंका। तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में कंसीडर किए जाते थे। तो हर तरीके से इन लोगों को कहीं ना कहीं रिवॉल्ट करना पड़ता था, सिविल वॉर करना पड़ा, ताकि इन लोगों के राइट्स इनको यहाँ पे मिल सके। दोस्तों तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, क्या कहता है, एक्सप्लेन 5 चेंजेस टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ब्रॉट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट्स मेड इन 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे आती है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। यहाँ पे क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को चुरा लिया जाए, इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, मगर ये पावर किसको दे दिया जाए, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। इट इज कॉल्ड एज द डिसेंट्रलाइजेशन। इस सिस्टम को कहते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1992, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 1992 में, टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी, और यह क्या करा गया, थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को यहाँ पे बनाया गया मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, और यहाँ पे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इफेक्टिव बनाया गया थर्ड टियर को। ठीक है भाई, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, क्या प्रोविजन यहां पे चेंजेस होते हैं अमेंडमेंट के बाद। नाउ इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जनरली 5 सालों के अंदर यहां पे इलेक्शन करवाना जरूरी है। पहली बात, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडी, अब यहाँ पे सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर SC, ST एंड OBC, SC, ST और OBC तीनों के लिए यहाँ सीट्स के रिजर्वेशन की बात की गई। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन, इसमें से टोटल में से जो भी पोजीशन है उसकी 1/3 मतलब 33% जो सीट्स है वो पूरी तरीके से रिजर्व करी जाएगी दोस्तों यहाँ पे वुमेन्स के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। यहाँ पे नॉमिनेशन से लेके, इलेक्शन से लेके, रिजल्ट डिक्लेरेशन से लेके सारे सिस्टम ये बनाएगा। हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, तो यहाँ पे पंचायत में जो इलेक्शन होने वाले हैं सरपंच के लिए वो भी, और यहाँ पे जो म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए उसके भी लिए भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो होगी वो एक ही बॉडी होगी जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जरूरी है कि कुछ पावर जो है वो यहाँ पे किससे शेयर करे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी, तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज से रेवेन्यू का शेयरिंग जो है दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। ठीक है,
भाई चलिए यहां तक के कहानी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आता है, कहता है इज इट राइट टू से, क्या ये बात कहना सही होगा दैट इंडिया इज फेडरल कंट्री, इंडिया एक फेडरल कंट्री, दिमाग में फटाक से ले आओ, इंडिया एक फेडरल कंट्री जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहां पे 2 और 2 से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनके काम करने के लिए लिस्ट बनाई गई है जिसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यहां कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। बट द वर्ड फेडरलिज्म इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। अब यहां पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में देख लिया गया, फेडरलिज्म तो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर यहां पे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये कैसे पता चलता है हम लोग को, ये बताना है। ठीक है भाई चलिए। India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Partition of India होता है 15 अगस्त 1947 में। 14 अगस्त को एक कंट्री बन जाती है जिसका नाम है पाकिस्तान, 15 अगस्त को एक कंट्री बनती है जिसका नाम है इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई चलिए। Soon after independence, several princely states become a part of the country. बहुत सारे princely states जो है वो हमारे पार्ट बन जाते हैं। लगभग देखा जाए तो 565 रियासतें जो है वो हमारा पार्ट बनती है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसीलिए हमारा संविधान जो है, संविधान बनना शुरू हो गया दोस्तों यहां पे 9 दिसंबर 1946 और ये बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949। ठीक है भाई, इस तरीके से अगर हम लोग देखें यहां पे तो टोटल मिला के 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनने में। ठीक है, और यहां पे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और इस दिन को मनाया जाता है एज अ रिपब्लिक डे, एज अ रिपब्लिक डे। ठीक है भाई चलिए, कहानी को याद रखिएगा। तो यहां कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, Although it did not use the word federation, but हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके से फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया। The Indian Union is based on the principles of federalism, और इंडिया का जो प्रिंसिपल है वो है मेनली फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म पे ही सारी बातें यहाँ पे की गई है। इंडिया इज फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट, इंडिया जो है हर तरीके के रिक्वायरमेंट को यहाँ पे फुलफिल कर रहा था, विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ फेडरल कंट्री। और वो किसके लिए, तो वो कर रहा है कि इंडिया जैसे भी जिस भी तरीके से फेडरल बन जाए उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट लग रही है उसको हम लोग यहाँ पे फुलफिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन का आ रहा है हमारे सामने, क्या कहता है, व्हाट इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्या जरूरत पड़ गई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। भैया रूरल सिस्टम पूरा का पूरा समझाना है, मतलब कि यहाँ पे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला परिषद यहाँ पे समझाना है। चलिए समझते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो लोकल लेवल पे जो है आज सॉल्व होते हैं, बिकॉज पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर लोकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे पीपल जो है ये बेटर नॉलेज रखते हैं किसका, भाई लोकल प्रॉब्लम्स का। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, इससे फायदा क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे लोकल बॉडीज के लोग मिलते हैं और प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक के ले जाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे टॉप स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे जिला परिषद। ऑल द मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, जितने भी मंडल्स है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। जितने भी मंडल्स है, ब्लॉक्स है या जितने भी तहसीलें, इन सबको मिला लेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे जिला परिषद। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड हेडेड बाय अ चेयरपर्सन, और यहाँ पे जितने भी पर्सन होते हैं वो सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं और इनको जो लीड करता है, हेड करता है, वो होता है चेयरपर्सन। इसी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं, इसी के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे एमपी और एमएलए भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो एमपी और एमएलए के जो मेंबर्स है वो जिला परिषद के मेंबर भी होते हैं। ठीक है भाई चले, पंचायत समिति, मंडल और ब्लॉक की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है भाई, द मेंबर ऑफ दिस बॉडी आर इलेक्टेड बाय एंटायर पंचायत। तो सारे पंचायत के लोग मिलकर यहाँ पे इनको ब्लॉक समिति या ब्लॉक मंडल या पंचायत समिति कहते हैं। members in that area, a few gram panchayats are grouped together to form this government body। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जिला परिषद जो है कहीं ना कहीं पंचायत समिति, मंडल और ब्लॉक का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कोई चेयरपर्सन जो है पूरा का पूरा लीड करता है। ठीक है भाई, इसमें एमपी और एमएलए के भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पंचायत समिति, मंडल और ब्लॉक जो होता है वो ग्राम पंचायत, अलग अलग विलेजेस मिलकर यहाँ पे इनको इलेक्ट करने का काम करती है और यहाँ पे बन जाता है दोस्तों पूरी तरीके से पंचायत समिति, मंडल और ब्लॉक। आखिरी
पे सबसे लोअर लेवल पे आता है ग्राम पंचायत। अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, सेवरल वार्ड मेंबर्स, अलग अलग वार्ड मेंबर जितने भी है उनको हम लोग यहाँ पे पंच कहते हैं। द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड सरपंच, तो यहाँ पे जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं उन सबको मिला के हम लोग यहाँ पे पंच कहते हैं, और इनको जो लीड करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो कहलाता है यहाँ पे सरपंच। क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ पे? सरपंच। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, और यहाँ पे लोअर लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे सारे डिसीजंस लेने का काम जो होता है वो होता है मेनली दोस्तों किसका? वो होता है यहाँ पे सरपंच का। किसका होता है? सरपंच का। अगर हम लोग इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो सबसे ऊपर हो गया जिला परिषद, उसके बाद हो गई दोस्तों पंचायत समिति, और उसके बाद हो गई यहाँ पे ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो होगी अलग अलग वार्ड मेंबर्स के कॉम्बिनेशन में होगी जिनको कहा जाएगा पंच, और इनको जो हेड करेगा उसको बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे सरपंच। इस पंचायत समिति को ब्लॉक या तो यहाँ पे मंडल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और जिला परिषद में अगर हम लोग देखें तो अलग अलग पंचायत समिति मिलके क्या करती है भैया? यहाँ पे बनाती है दोस्तों जिला परिषद। क्या बनाती है दोस्तों? यहाँ पे जिला परिषद। ठीक है भाई, चलिए तो इतनी बातें हम लोगों को याद रखनी है। तो लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ग्राम पंचायत, उसके बाद हो जाएगा पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, और सबसे ऊपर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वो जिला परिषद। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जिला परिषद। ठीक है, इस तरीके से हमें रूरल बॉडी सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से दोस्तों क्लियर होता है। हाउ इज फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन यूनिटरी गवर्नमेंट? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपने प्रॉपर्ली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया है, तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है कैसे बेहतर हो सकती है एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड द श्रीलंका, और बेल्जियम और श्रीलंका की मदद से हम लोग को ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये समझाना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इफ वी स्टडी द मेन डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट, तो बेसिक जो डिफरेंस है फेडरल और यूनिटरी के बीच में वो ये है, इन द प्रेजेंट टाइम्स द फेडरल गवर्नमेंट सर्टेनली स्कोर ओवर द यूनिटरी गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो फेडरल सिस्टम जो है वो बेहतर काम कर रहा है यूनिटरी गवर्नमेंट से। कैसे? व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट, कल्चर्स रिसाइड इन वन एंड द सेम कंट्री, एक ही जगह पे सभी लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट। इन चैप्टर पावर शेयरिंग, इसका फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा यहाँ पे, वी हैव सीन हाउ अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज प्रूव्ड अ फेलियर इन श्रीलंका। श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था कंपोजिशन के हिसाब से कैसे फेलियर आया था। 74% सिंहला स्पीकर बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग ही यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का सप्रेस कर देते हैं। कारण ये हुआ इसका कि वहां पे सिविल वॉर हो जाता है, 2009 में जाके सिविल वॉर यहां पे खत्म होता है। While a federal type of government has proved a greater success in the Belgium, और बेल्जियम में देखा जाए तो ये ग्रेटर सक्सेस पे काम करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसमें एक अनोखी टाइप की गवर्नमेंट भी दिखती है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि डच, फ्रेंच और जर्मन की होगी। और यहाँ पे वो लोग यहाँ पे रूल बना सकते हैं उनके कल्चर से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके लैंग्वेजेस से रिलेटेड। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन श्रीलंका यूनिटरी गवर्नमेंट fails to solve the dispute of different section of the society। अब यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट जो है अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे तो लगभग 7% क्रिश्चियंस थे जो कि बहुत हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। अगर हम लोग बात करें वहाँ पे तो इंडियन तमिल्स भी थे, श्रीलंकन तमिल्स भी थे, सिंहला भी थे। तो अब यहाँ पे जब अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होंगी अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि सिंहला स्पीकर्स का है वो तो कभी सॉल्व नहीं करेगा, चाहेगा कि माइनॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी रहे ऑफ द सोसाइटी। बट इन बेल्जियम द फेडरल गवर्नमेंट गिव्स इक्वल रेस्पेक्ट। बेल्जियम में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे इक्वल रेस्पेक्ट की बात करी गई। एंड टू डिमांड ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर किसी की यहाँ पे रेस्पेक्ट की बात, डिग्निटी की बात यहाँ पे बेल्जियम की यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में की जाती है। बट श्रीलंका की यूनिटरी गवर्नमेंट में यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं हो पाता। इन बेल्जियम ऑल टाइप्स ऑफ पीपल हैव बीन अकोमोडेटेड। अब यहाँ पे सारे ही बेल्जियम में जितने भी लोग हैं उन सब की यहाँ पे रेस्पेक्ट की बात करी गई। वाइल इन मेजोरिटेरियनिज्म हैज बीन थ्रस्ट अपॉन द पीपल स्पेशली ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द श्रीलंका, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाता है माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमारा एजर्शन और रीजन हमारे सामने आ रहा है। क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है मार्क द ऑप्शन विच इज मोस्ट सुटेबल। बताना है इसमें कौन सा सही है।
when power is taken away from central and the state government and given to the local government, it is called decentralization. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ले ली जाए, स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ली जाए और यहाँ पे इस पावर को लेके यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए तो क्या इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं? बिल्कुल सही बात है. At least 1/3 of all positions are reserved for the women in local government bodies. हर जगह पे, हर किसी जगह पे सिर्फ 1/3 पोजीशन जो है लोकल बॉडीज में सिर्फ वुमेन को देना यहाँ पे जरूरी है. क्या ये बात यहाँ पे सही है, क्या बात यहाँ पे गलत है, ये हमें बताना है. बोथ assertion रीजन आर ट्रू. बात तो सही है, assertion रीजन तो सही है, ठीक है. एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ठीक है भाई, और रीजन जो है यहाँ पे ये बात गलत कही है, ठीक है. ये बोथ एजर्शन एंड रीजन आर टू इंडिपेंडेंटली, एजर्शन इंडिपेंडेंटली, रीजन जो है दोस्तों यहाँ पे सही है. बट रीजंस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. हर एक जगह पे वुमेन्स को आप 1/3 रिजर्वेशन दोगे, ये पॉसिबल हर जगह पे नहीं होता दोस्तों. तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बी आंसर सही है कि बोथ एजर्शन एंड रीजन इंडिपेंडेंटली सही है, मगर हर जगह वुमेन्स को हम लोग रिजर्वेशन दे पाएंगे, ये बात यहाँ पे सही नहीं है. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग जाते हैं. बोलता है मार्क द ऑप्शन विच इज मोस्ट सुटेबल. कौन सा सही ऑप्शन है ये हमें बताना है. बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू अ यूनिटरी. बेल्जियम जो है फेडरल से किस में चले जाती है? यूनिटरी में चले जाती है. भाई यहाँ पे यूनिटरी वो थी ही नहीं, वो थी ही फेडरल. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी वो पावर्स डिवाइडेड थे, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है. यूजुअली अ फेडरेशन है 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरेशन में सिर्फ 2 लेवल के गवर्नमेंट होंगे, ऐसा तो नहीं होता. 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. इंडिया फेडरेशन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है दोस्तों. तो यहाँ पे बताइए स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत दिए गए हैं. दर्शन भी गलत है एंड द रीजन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है भाई, चलिए समझते हैं. रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. एक पैसेज दिया गया है और इसके हिसाब से हमें आंसर बताना है. ठीक है, पैसेज बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि हम लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से पता है. द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, क्या जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की, वॉज रिकॉग्नाइज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में किसी अलग पार्ट में लिखी गई है, मगर डिसेंट्रलाइजेशन सीधा वहां पे नहीं है. सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर. बहुत सारी कोशिश करी गई सेंट्रलाइज करने की पावर को टू द लेवल्स ऑफ विलेजेस एंड द टाउन्स. विलेजेस और टाउन्स को बहुत तरीके से सेंट्रलाइज करने की कोशिश तो की गई. पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स. तो आपको ये क्लियर हो गया भाई कि अर्बन एरियाज में बनेगी म्युनिसिपैलिटीज, ये भी पॉपुलेशन के हिसाब से बनेगी. अगर मान लेते हैं पॉपुलेशन कम है तो यहाँ काम चल जाएगा सर म्युनिसिपैलिटीज से और इसको हेडेड करेंगे चेयरपर्सन. बट अगर मान लेते हैं पॉपुलेशन ज्यादा है तो बन जाएगा यहाँ पे क्या? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और इसको लीड कौन करेगा दोस्तों? तो वो करेगा मेयर, और दोनों ही जो है वो इलेक्टेड बॉडीज यहाँ पे होंगी. ठीक है भाई, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. मगर ये दोनों ही जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, ये दोनों ही अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों हमेशा काम करेगी. इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. 1992 के पहले की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, बन तो चुका था पहले कहीं ना कहीं विलेज और टाउन का स्ट्रक्चर तो हो ही चुका था, बट किसी भी कारण से यहाँ पे इलेक्शन अगर सिस्टमेटिक वे में करवाने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाते थे. तो ये एक ड्रॉबैक निकल के आया यहाँ पे. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेस ऑफ देयर ओन. लोकल गवर्नमेंट के पास खुद की कोई पावर और खुद की कोई रिसोर्सेस ना होने के कारण भी कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. Thus there was very little decentralization in effective terms. अब देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो मगर बहुत कम लेवल पे इंप्लीमेंट हुआ. A major step toward decentralization was taken in 1992. तो 1992 में एक मेजर यहाँ पे स्टेप लिया गया और डिसेंट्रलाइजेशन करा गया यहाँ पे गवर्नमेंट का. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द 3rd ईयर ऑफ द डेमोक्रेसी. और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया गया, इंप्लीमेंट किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को. नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी. अब यहाँ पे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी करा गया है कि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन
करना है जितने भी गवर्नमेंट की लोकल बॉडीज है उन सब पे। ठीक है भाई, चलिए अब साथ ही साथ और क्या प्रोविजंस मिले होंगे लोकल लोगों को लोकल आइडेंटिटी शो करने के लिए, क्या प्रोविजंस मिलेंगे? तो सर मिलेंगे रिजर्वेशंस के लिए। चलिए समझते हैं। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टोरल बॉडीज। अब यहाँ पे सीट्स को रिजर्व करा गया इलेक्टोरल बॉडीज में। and the executive heads of these institution for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। तो यहाँ पे जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी कारण से पीछे रह गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, सोशली बैकवर्डनेस हो गई है, SC STs और OBC को यहाँ पे सीट्स का रिजर्वेशन मिलता है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। यहाँ पे बोलता है वुमेन्स का कम से कम 1/3 मतलब 33% सीट जो है वो यहाँ पे रिजर्व की जाती है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड in state to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। तो पंचायत को करने के लिए, म्युनिसिपल इलेक्शंस को करने के लिए यहाँ पे कोशिश करी गई स्टेट इलेक्शन कमीशन की, बात करी गई हर तरीके से कि यहाँ पे जो सिस्टमेटिक वे में हर 5 साल में इलेक्शन करवाया जाए। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर। तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे बोला गया कि अपनी पावर्स को वो यहाँ पे शेयर करे और रेवेन्यूज को भी यहाँ पे शेयर करे लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज के साथ। With the local government bodies, the nature of sharing varies from state to state। मगर यहाँ पे यह स्ट्रक्चर जो है हर एक स्टेट का अलग अलग हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे सामने, कहता है व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के पीछे सबसे बेसिक आइडिया क्या था? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बी सेटल्ड एट द लोकल लेवल। सारी प्रॉब्लम जो है लगभग मैक्सिमम वो यहाँ पे लोकल लेवल पे ही सेटल की जा सकती है, पहली बात। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making। Directly हम लोग क्या participate कर सकते हैं decision making में? This helps to inculcate a habit of democratic participation। और इसके कारण कहीं ना कहीं भी habit create की जा सकती है दोस्तों यहाँ पे democratic participation के। लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे शो करने वाला, प्रेजेंट करने वाला सबसे अच्छा सिस्टम जो है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की ये सारी स्पेशलिटी दी गई है, सारी बातें जो है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म को यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। ये कहा गया आइडेंटिफाई दोज विच होल्ड ट्रू फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992। 1992 के बाद इनमें से कौन से पॉइंट है जो पूरी तरीके से हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बोलता है लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। नहीं भैया, ये तो गलत बात कही गई है। लोकल गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को ही तो पावर देना है, इसीलिए तो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, मतलब ये तो गलत हो गया। इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। यहां पे मैंडेटरी कर दिया गया कि 5 सालों में यहां पे इलेक्शन करवाना जरूरी है। The state government are required to share some powers and revenues। स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया कि पावर और रेवेन्यू को उसको शेयर करना है विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ इसको यहाँ पे शेयर करना है। बिल्कुल सही है, जरूरी है। सी पॉइंट भी सही है। नो सीट्स आर रिजर्व, यहाँ पे तो वर्ड ही गलत दे दिया। सीट्स के रिजर्वेशन की बात SC ST एंड OBC की तो बात क्लियरली करी गई है, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जो डाउन टोटल लोग हैं उनको अपलिफ्ट यहाँ पे किया जाए। तो इस तरीके से B और C जो है दोस्तों 100% सही है, बाकी A और D जो है गलत दिया गया। तो B और C जो है हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व। किसके लिए? मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। हमें क्लियर है सर, ये करा गया था वुमेन्स के लिए। किसके लिए किया गया था? वुमेन्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है Which of these is incorrect based on the constitutional amendment 1992। 1992 का constitutional amendment जो हुआ था उसमें ये बात यहाँ पे गलत लगती है। वो कौन सी बात है? 1/4 ऑफ पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/4 जो पोजीशन है वो वुमेन्स के लिए यहाँ पे रिजर्व करे गए। सर गलत बोल रहे हो, 1/3 पोजीशन है या 33% सीट्स रिजर्व है। रेगुलर इलेक्शन शुड बी हेल्ड टू द लोकल गवर्नमेंट। रेगुलर इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है। सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC। सीट जो है वो रिजर्व की जाएगी SC STs और OBC के लिए, सही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन लुक्स आफ्टर दिस इलेक्शन। यहाँ एक ही बात गलत दी गई है A, बाकी सारी बातें जो है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट CBQ आ जाता है हमारा। यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नंबर 1,
द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट जैसे ही दिमाग में आता था 1953 में आंध्र प्रदेश बना था, ये याद होना चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1956 में, ये याद होना चाहिए। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनना शुरू होते हैं और आज हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो लिंग्विस्टिक स्टेट ही कहीं ना कहीं फर्स्ट टेस्ट है हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वेनिश्ड, बहुत सारे ओल्ड स्टेट जो थे वो खत्म हो गए। एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, पुराने खत्म हो गए और नए बन भी गए। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैज बीन चेंज, जो एरियाज है वो खत्म हो गई, बाउंड्रीज चेंज हो गए और नाम भी जो है उनके यहाँ पे चेंज हो गए। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। 1947 में जैसे ही हमारा पार्टीशन होता है तो बहुत सारी जगह के बाउंड्रीज चेंज हो जाती है और जो ओल्ड स्टेट्स के जो नाम थे उसको चेंज करके और उनकी बाउंड्रीज को चेंज करके एक नया नाम दिया जाता है। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, लिव्ड इन द सेम स्टेट। जैसे कि गुजराती गुजरात में, राजस्थानी राजस्थान में, हरियाणी में बोलने वाले हरियाणा में, दिल्ली में हो गया एकदम कॉम्बिनेशन, है ना, क्यों, क्योंकि वो तो हमारी नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है ना भाई। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मगर कुछ स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाया गया, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। अब उनको बनाया किस बेसिस पे जाएगा, या तो उनके कल्चर के बेसिस पे, या तो एथनिसिटी के बेसिस पे, या तो हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बेसिस पे। जैसे नागालैंड, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें सिक्किम की, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग झारखंड की। दिस इंक्लूड्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये मेनली ज्योग्राफिकल, कल्चरली और यहाँ पे जो एथनिसिटी है उसके बेस पे बनाया गया। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, बट धीरे धीरे करके जब लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पे डिमांड आने लग गई कि और स्टेट्स बनने चाहिए, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। मगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि कंट्री कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सेम टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टिक ऑन रही और लैंग्वेज के बेसिस पे ही कंटिन्यूअसली स्टेट बने। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री, और कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनने के कारण ही कंट्री यूनाइट हो पाती है, मोर यूनाइटेड। इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, इसके कारण कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार यहाँ पे हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। सेलेक्ट द 2 बेसिस ऑन विच न्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिएटेड। 2 बेस बताइए जिसके बेसिस पे यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं स्टेट्स। रिलीजन एंड ज्योग्राफी, लैंग्वेज एंड रीजनल कल्चर, कल्चर एंड रिलीजन, या लैंग्वेज एंड कम्युनिटी। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि लैंग्वेज और रीजनल कल्चर के बेसिस पे इंडिया में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 ने स्टेट्स को बनाना शुरू किया, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बोलता है सेलेक्ट विच स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, द 2 बेसिस ऑन विच न्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन क्रिएटेड। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो आपको क्लियर है यहाँ पे 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु के डेथ के बाद एक स्टेट बनता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। 1952 से यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवॉल्ट होने लगता है ये एक सेपरेट स्टेट को बनाने के लिए, तो 1953 में फाइनली आंध्र प्रदेश बनता है, ठीक है भाई। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। बोलता है Here are 4 reactions to the language policy followed in India which are true in case of India। ठीक है भाई, यहाँ पे सही बात कही गई है, ट्रू केस दिया गया इंडिया का, वो क्या है? ये बोलता है लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज, पहली बात। दूसरी, द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी, और ये यहाँ पे क्या करता है, एकोमोडेट करता है कि नेशनल यूनिटी बढ़ेगी। द लैंग्वेज policy has only helped to consolidate the dominance of English over all other languages। लैंग्वेज की यहाँ पे इंग्लिश की डोमिनेंस रहेगी। It led to the disintegration of the country। क्वेश्चन पूछता है कि 4 रिएक्शन दिए गए लैंग्वेज पॉलिसी के, जो सही है वो हम लोगों को बताना है। हम लोगों को ये बताना है यहाँ पे कि जो पॉलिसी है एकोमोडेशन की, ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को स्ट्रेंथन करती है नेशनल यूनिटी के फॉर्म में, ठीक है भाई। तो थर्ड, ये बी आंसर जो है हमारे यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। विच वॉज द फर्स्ट टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री? कास्ट प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज या क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट। तो फर्स्ट टेस्ट डेमोक्रेसी का जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमें क्रिएशन करना है लिंग्विस्टिक स्टेट का। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म, क्लास 10th के जितने भी धुरंधर है उनके लिए यहाँ पे खत्म होता है, जो कि हम लोगों ने अभी तक के पूरा चैप्टर पढ़ा, फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़े और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आई है फुल ऑन सरप्राइजेस, जिसमें हम लोग सेलिएंट फीचर्स में ये सारे फीचर्स की बात करेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो बढ़ाना चाहते हो इंडिया को तो इस चैनल को बहुत तेजी से लाइक करें, बहुत तेजी से सब्सक्राइब करवाएं और बहुत तेजी से शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।